सो एग्जाम्पल 10.1 डिस्कस करते हैं। क्या बोल रहे हैं देखो, फर्स्ट पॉइंट, व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट, जब मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर वाली लाइन इंसिडेंट हो रही है ऑन अ सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया, मतलब दो मीडियम अलग अलग है जैसे कि एयर और वाटर, लाइक दैट द रिफ्लेक्टेड एंड द रिफ्रैक्टेड लाइट बोथ हैव द सेम फ्रीक्वेंसी एज द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, एक्सप्लेन व्हाई। ये तो हो ही रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कुछ पूछा नहीं है कि सेम होगी या नहीं, सेम ही है। ओके ऐसा बोला है। कौन, क्या आवाज आया था? अच्छा, सेम ही है। ओके सो लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है वो हमें समझाना है। तो सिंपल है, देखो अगर सपोज हमारी ये सरफेस है, मेटल सरफेस है या कोई पॉलिश्ड ग्लास सरफेस है, हम पहले रिफ्लेक्शन का केस लेते हैं। तो रिफ्लेक्शन के केस में हमारा वेव आ रहा है, हमारा लाइट आ रहा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है। अब रिफ्लेक्शन होगा तो हमें पता ही है रिफ्लेक्शन होगा मतलब ये इंसिडेंट एंगल होगा, ये हमारा नॉर्मल है, सो दिस इज अवर इंसिडेंट एंगल। तो जितना इंसिडेंट एंगल है उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होगा और वो लाइट वापस चली जाएगी। एक्चुअली ये हो कैसे रहा है, ये लाइट आती है, ये लाइट आती है और यहाँ सरफेस पर पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स एटॉम से बने हुए होंगे, एटॉम में इलेक्ट्रॉन होंगे, वो जो लाइट है वो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है, लाइट एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है, और इलेक्ट्रॉन वही जो फ्रीक्वेंसी यहां थी, ये लाइट रेस की जो फ्रीक्वेंसी थी उसी फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन भी वाइब्रेट होने लगता है। ओके, और अब वो क्या करेगा, वही फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट करने लगता है, तो वो जब वापस लाइट रे भेजेगा तो वो वही सेम फ्रीक्वेंसी का होगा। वैसे हम रिफ्लेक्शन में डिटेल में जाते नहीं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है। ओके रिफ्लेक्शन हमने क्या बोला, गया टकराया और आ गया, लेकिन वो जैसे कि हमने केमिस्ट्री में 11th में भी पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आगे भी आएगा, नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगा। ओके अब तो बहुत ज्यादा रिवीजन ही है। ओके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा ड्यूअल नेचर में, फिर सपोज उसके बाद एटॉम्स है, वो भी हमने 11th में पूरा वो केमिस्ट्री में पढ़ लिया था। पहले डाल्टन आया, फिर थॉमसन आया, फिर कैसे पूरे एटम, जो भी 11th में केमिस्ट्री में जो पढ़ा था हमने सेकंड चैप्टर में, वो पूरा ही वापस रिवाइज हो रहा है। तो मेजरली सब हमने जो पढ़ लिया है वैसा सब आएगा। ओके चलो, तो यहाँ क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन वही सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होने लगा और वापस उसने उसी फ्रीक्वेंसी की लाइट इमिट कर दी। जैसे कि हमने समझा था, याद हो तो, कि यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस है, ये n=1 वाली ऑर्बिट है, ये n=2 वाली ऑर्बिट है। फिर अगर हमने एनर्जी दी तो ये भाई साहब एनर्जी गेन करके चले गए हायर ऑर्बिट में, मामा के घर, फ्रीडम ज्यादा मिल गई, हाई एनर्जी वाले हैं। ओके तो अब वो यहाँ रहेंगे, लेकिन वापस वहां ज्यादा देर तक रह नहीं सकते, तो वापस वो क्या फिर से घर पर आ जाएंगे। उनका घर ये है, सेम एनर्जी से तो घर पे आ नहीं सकते, तो सेम एनर्जी से घर पे आ नहीं सकते तो एनर्जी लूज करके आएंगे, और जो एनर्जी लूज करते हैं वही कैसे होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और वो लाइट, तो वो सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट इमिट करके वापस यहाँ घर पर आ गए। ओके तो इसकी फ्रीक्वेंसी सेम ही होती है, तो फिर सेम ही होगी, तो बस हो गया, ऐसे ही एक्सप्लेनेशन दे दो कि वो सेम ही फ्रीक्वेंसी का होता है। ओके और नेक्स्ट से रिफ्रैक्शन की बात करो। ओके ये तो हो गया रिफ्लेक्शन। ओके अब अगर रिफ्रैक्शन की बात करें तो रिफ्रैक्शन में भी क्या है, सपोज यहाँ पर एयर है हमारे पास और यहाँ पर है वाटर। ओके तो सपोज लाइट रे आई, रिफ्रैक्ट होगी मतलब अभी मीडियम चेंज हो रहा है। ओके तो मीडियम चेंज हो रहा है, ये है हमारा नॉर्मल, तो वो ऐसे सीधे जाने की बजाय टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, क्योंकि ये एयर टू वाटर में आ रही है इसलिए। तो यहाँ उसका क्या चेंज हुआ, उसकी स्पीड चेंज हो गई। स्पीड क्यों चेंज हो गई, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया, उसकी स्पीड चेंज हो गई, तो याद करो स्पीड उसकी जो वेवलेंथ है वो चेंज कर देगी, फ्रीक्वेंसी तो वैसी की वैसी ही रहेगी। सिंपल है। ओके तो रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, ये चेंज होगा नहीं, बस ऐसे ही बता दो। बुक का आंसर भी देख लेते हैं, क्या लिखा है देखो, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन arise through the interactions of the incident light with the atomic constituent of matter. Yes, मतलब रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन, टकराना तो पड़ेगा ही, कोलिजन तो होगा ही। ओके एटॉम्स में बी व्यूड एज अ ऑसिलेटर, ये ऑसिलेटर ही इलेक्ट्रॉन है। एक्चुअल में हम अगर तुम
से क्वांटम फिजिक्स की बात करो तो इलेक्ट्रॉन को हम ऑसिलेटर बोल सकते हैं। ओके, सो ऑसिलेटर विच टेक अप द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल एजेंसी। देखा मैंने बोला ना, वही फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा। एटम नहीं, अगर तुम क्वांटम फिजिक्स में गए तो एटम नहीं, एटम के अंदर का इलेक्ट्रॉन वो फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा। ओके, सो वो एनर्जी ले लेगा और सेम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करने लग गया, कॉजिंग फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो क्या हो गया, फोर्स्ड ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। वाइब्रेशन, ऑसिलेशन क्या है, वाइब्रेशन ही तो है। ओके, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इमिटेड बाय अ चार्ज्ड ऑसिलेटर इक्वल्स इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जिसने वो जो एनर्जी मिली उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, ये वाइब्रेट कर रहा है उसकी भी सेम फ्रीक्वेंसी होगी। ओके, फिर यहां से वापस आ गया वही, thus the frequency of scattered light equals the frequency of incident light। तो इसीलिए scattered light की फ्रीक्वेंसी incident light जितनी ही होगी। तो तुम ये कंसेप्ट समझा के भी बोल सकते हो और ऐसे डिफरेंट कंसेप्ट समझा कर भी, मतलब बताकर एक्सप्लेन कर कर भी आंसर दे सकते हो। फिगर ड्रॉ करोगे तो और भी अच्छा है। और यहाँ पर भी छोटी सी, ये कहाँ है ज्यादा कुछ करना है, थोड़ा 1 मिनट भी नहीं लगेगा, उतने फिगर है। ओके, तो कंसेप्ट वाइज कंटेंट तो वही है, तुम्हारा कंटेंट सेम है क्या, रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन, दोनों में जो हमारी लाइट है वो इंसिडेंट होने वाली है। दोनों में इंसिडेंट होगी तो जहां जो सरफेस पर इंसिडेंट होगी वो सरफेस का पार्टिकल वो एटॉम से बना हुआ है, और वो एटॉम उसके अंदर वाला इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, उसको एनर्जी मिली तो क्या करेगा, वो खुद हाई एनर्जाइज्ड हो गया। हाई एनर्जाइज्ड हो गया तो क्या करेगा, वो वाइब्रेट करेगा। कौन सी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा, जो एनर्जी तुमने दी है। अगर ज्यादा एनर्जी दी तो ज्यादा एनर्जी से वाइब्रेट करेगा, कम एनर्जी दी तो कम एनर्जी से वाइब्रेट करेगा। मतलब कि जो इंसिडेंट रे है उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट है, वहां जो होगी वही यहां पर होगी। ओके, तो वहां जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर सेम फ्रीक्वेंसी है, टकराने के बाद रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन, वो सेम फ्रीक्वेंसी, उसी फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट रेज की फ्रीक्वेंसी है उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा एंड देन डायरेक्टली उसमें से भी लाइट इमिट हो जाएगी, क्योंकि वो वाइब्रेटर मोड में थोड़ी रहेगा, उसको भी स्टेबल होना है ना। ये तो अनस्टेबल कंडीशन है, हाई एनर्जाइज्ड कंडीशन इज द अनस्टेबल कंडीशन। तो अनस्टेबल कंडीशन में तो कोई रहना ही नहीं चाहेगा, वो स्टेबल कंडीशन में आना चाहेगा। तो स्टेबल कंडीशन में आने के लिए वो जो अपनी पास एनर्जी है वो वापस बाहर छोड़ देगा। अपनी पास जो एनर्जी बाहर छोड़ दी तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अरे जो लाए थे उसी से, वही फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट हो रहे थे और वही फ्रीक्वेंसी भेजेंगे, तो वही फ्रीक्वेंसी वाला रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे भी उसी फ्रीक्वेंसी का होगा। सिंपल है। ओके, तो ये देखो, ये कंसेप्चुअली है सारे क्वेश्चंस। तो ये था पहला क्वेश्चन। दूसरे, व्हेन अ लाइट ट्रैवल, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला में हम कहाँ कितना फॉर्मूला, हाँ वो फॉर्मूला बहुत ज्यादा देखे हमने, बट अभी सिलेबस में नहीं है तो क्या करें। ओके, अदरवाइज इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, दो तीनों के तीनों ऊपर जो भी हमने सारे डेरिवेशन किए हैं, फॉर्मूलाज देखे हैं, तो अच्छे से डेरिवेशन को ही न्यूमेरिकल में पूछ लेंगे, या फिर सिंपली तुम्हें सिर्फ नोट डाउन करना है क्या क्या गिवन है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है, वैसा न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। और हमारे सिलेबस में से ऐसा समझो कि पोलराइजेशन भी आया, पहले तो पोलराइजेशन को भी बीच में निकाल दिया था, कॉन्सेप्ट ही निकाल दिया था पूरा का पूरा। ओके, तो ये थोड़ा बहुत प्लस माइनस कर रहे हैं सिलेबस में, अच्छा भी है। चलो, व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम अ रेयरर टू अ डेंसर मीडियम, मतलब वही एयर टू वाटर वाला केस, द स्पीड डिक्रीजेस, स्पीड डिक्रीज होगी ऑब्वियसली, ठीक है। डज द रिडक्शन इन स्पीड, मतलब जो डिक्रीज हुई, इंप्लाई अ रिडक्शन इन द एनर्जी कैरिड बाय द लाइट वेव, मतलब क्या इसकी क्या चेंज हुई, स्पीड डिक्रीज हो गई, तो क्या उसकी एनर्जी भी डिक्रीज हुई। एनर्जी कैसे डिक्रीज होगी, हमने क्या बोला, ज्यादा से ज्यादा ई डिक्रीज हो जाएगा, ई मतलब ज्यादा से ज्यादा लैम्बडा डिक्रीज हो जाएगा, ई जो है ई, ओके, वो तो डिक्रीज होने वाला नहीं है। हम देखो यहाँ पे अभी हम ड्यूअल नेचर की बात नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर में हम ड्यूअल नेचर पढ़ेंगे, सब तो फॉर्मूला ही एच न्यू है E इज इक्वल टू एच न्यू, याद है ना केमिस्ट्री। ओके, वो अब फिजिक्स में भी वापस वही आने वाला है। तो यहाँ पर तो हम एनर्जी के साथ कोई छेड़छाड़ कर ही नहीं रहे, जो एनर्जी आ रही है वही फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी आई। अभी रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है मतलब क्या, तुम्हारी स्पीड कम हो रही है, तो तुम्हारी स्पीड कम हुई। स्पीड कम क्यों हुई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से स्पीड कम हुई, मतलब तुम्हारा डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। अगर तुम टकराते और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहता तो स्पीड कम होती नहीं। जैसे हमने एक कंसेप्ट देखा था, यही चैप्टर में नहीं, लास्ट चैप्टर में देखा था ना, वो एक न्यूमेरिकल, कौन सा, कि हमने वो मैजिशियन वाला, कि पानी लिया हुआ है, कंटेनर लिया हुआ है और हमने एक क्रिस्टल और प्रिज्म अंदर डाल दिया, और वो मैजिक गायब हो गया। वो गायब क्यों हो गया, गायब तो हुआ ही नहीं एक्चुअली, लेकिन जो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम है,
इसलिए दिख नहीं रहा है, गायब कुछ नहीं हुआ। वैसे ही अगर कोई लाइट रे आ रही है और कोई सरफेस से टकराई, लेकिन वो सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहा, कोई रिफ्रैक्शन होने वाला नहीं, सीधा सीधा ही जाएगा, ना टुवर्ड्स द नॉर्मल ना अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सीधा सीधा ही जाएगा सरफेस पे टकराने के बाद भी। क्यों? उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर जितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज हो, दैट्स व्हाई उसकी स्पीड कम हो जाती थी। सिंपल है। ओके, तो वही केस है, तो एनर्जी तो कोई कम होने वाली नहीं है। सो पहले ही लिख दिया है, नो एनर्जी कैरिड बाय अ वेव डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। देखो एनर्जी कैरिड बाय द वेव, वेव की बात कर रहे हैं ना, वेव ऑप्टिक्स में हम वेव की बात कर रहे हैं, रे ऑप्टिक्स की बात नहीं कर रहे। भले ही यहाँ पे लाइट बोला है, ओके, बट लाइट को हमने अभी क्या कंसीडर किया है, पार्टिकल नेचर कंसीडर नहीं किया है, वेव नेचर कंसीडर किया है। ओके, सो वेव की एनर्जी कैसे डिपेंड रहेगी, एम्पलीट्यूड के ऊपर। क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करोगे तो तुम्हें इंटेंसिटी मिल जाएगी। ओके, तो वही उसकी एनर्जी, हमने देखा था ना, इंटेंसिटी ज्यादा। पोलराइजेशन में क्या किया हमने, अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट किया। तो क्या अभी हम सोलर ग्लासेस देखे ना, सोलर ग्लासेस बोल रहा हूँ, सन ग्लासेस देखे ना, तो सन ग्लासेस क्या किया हमने, इंटेंसिटी को कम कर दिया। मतलब लाइट, बहुत ज्यादा लाइट आ रही थी, उसकी कम लाइट कर दी, मतलब एनर्जी ही कम की तुमने क्या किया, एनर्जी कम की। तो एनर्जी कम की मतलब तुमने क्या किया, इंटेंसिटी कम कर दी। इंटेंसिटी कम की मतलब क्या किया, एम्पलीट्यूड कम किया। तो एम्पलीट्यूड आगे पीछे हो जाए तो एनर्जी चेंज हो सकती है। यहां पर हम एम्पलीट्यूड के साथ तो कोई छेड़खानी कर ही नहीं रहे हैं। ओके, सो से एनर्जी कैरिड बाय अ वेव, ये लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। एनर्जी कैरिड बाय अ वेव डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, नॉट ऑन द स्पीड ऑफ द वेव प्रोपेगेशन। तो वेव प्रोपेगेशन की स्पीड पर नहीं, एम्पलीट्यूड पर। और तुम इंटेंसिटी वर्ड भी यूज कर सकते हो, एम्पलीट्यूड एंड द इंटेंसिटी, इनके ऊपर एनर्जी डिपेंड करती है, ना कि स्पीड के ऊपर। डन? ओके, क्या हुआ? एनर्जी का फॉर्मूला है, ये चैप्टर में नहीं है। तो अगर तो वेव नेचर में एनर्जी का फॉर्मूला होता ही नहीं। इंटेंसिटी, उसी को हम एनर्जी बोलेंगे ना। इंटेंसिटी ज्यादा, उतनी एनर्जी ज्यादा। इंटेंसिटी कम तो एनर्जी कम। तो इंटेंसिटी इक्वल्स टू एनर्जी। वैसा हम वेव ऑप्टिक्स में लेंगे कि अगर बोले कि हाई एनर्जी सोर्स है, हाई एनर्जी लाइट सोर्स, और एक है थोड़ा लो एनर्जी लाइट सोर्स, तो इसका मीनिंग क्या है, हाई इंटेंसिटी लाइट सोर्स और लो इंटेंसिटी लाइट सोर्स। उसका मीनिंग क्या है, हाई एम्पलीट्यूड वाला वेव बहुत बड़ा बड़ा ऐसे, और यहाँ पे छोटा छोटा वेव, छोटा एम्पलीट्यूड वाला, छोटा एम्पलीट्यूड वाला तो छोटी इंटेंसिटी, बड़े एम्पलीट्यूड वाला वो जो हमारा क्रेस्ट होता है, वर्टिकली जो डिस्प्लेसमेंट होता है, वही हमारा एम्पलीट्यूड है वेव में। ओके, ये जो हम ऐसे ड्रॉ करते हैं तो यही हमारा क्या है, एम्पलीट्यूड। तो ये बड़ा और सपोज ये एक छोटा है ऐसे, तो ये छोटा वेव है, उसकी एनर्जी छोटी है, लाइक दैट। इंटेंसिटी है हमारा, एनर्जी अभी वेव ऑप्टिक्स में इंटेंसिटी है। और वाह, उसमें तो फॉर्मूला ही है, उसमें तो एनर्जी वो जो हम केमिस्ट्री में पढ़े थे 11th में, वही E इज इक्वल्स टू h न्यू वाला, उसमें इंटेंसिटी नहीं, वो उसमें भी इंटेंसिटी है, बट अगेन वो इंटेंसिटी दैट इज पावर के, मतलब जैसे कि ये बल्ब है, ओके, तो ये 10 वॉट का बल्ब है, दूसरा है 15 वॉट का बल्ब। तो मीनिंग क्या हुआ, वो 15 वॉट का बल्ब है, उसका वॉट मतलब तो पावर, तो पावर ज्यादा है 15 वॉट के बल्ब का, इसका पावर कम है। तो पावर ज्यादा है, पावर कम है का मीनिंग क्या हुआ, पर यूनिट टाइम में वो जो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, ओके, तो ये ज्यादा कर रहा है 15 वाला, और ये कम कर रहा है, और ये ज्यादा कर रहा है तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, इंटेंसिटी वहां पे ज्यादा है और इसकी इंटेंसिटी कम है। सिंपल, मतलब बहुत चमकता चमकता दिख रहा है तुम्हें तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है और उसकी एनर्जी भी ज्यादा है, लेकिन वो दोनों अलग अलग हम लेते हैं रे ऑप्टिक्स में और लाइट में, पार्टिकल नेचर। डन? तो उसमें पावर की इंटेंसिटी बोल सकते हैं। हाँ, यस, बोल सकते हैं। वेव के इंटेंसिटी और पार्टिकल के पावर के बीच में रिलेशन है? नहीं, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, क्योंकि हम एक्चुअल में नेक्स्ट चैप्टर में हम वही डिराइव करने वाले हैं क्या, कि तुम्हारा वेव नेचर हो तो वो पार्टिकल नेचर भी होता है, और जिसका पार्टिकल नेचर हो उसका वेव नेचर भी होता है। अगर अभी सही सही टाइम रहा तो हम आज स्टार्ट कर देंगे, तो उसे वो चैप्टर में हमें वही प्रूव करना है कि सबका दोनों होता है। चैप्टर का नाम ही है ड्यूअल नेचर, चैप्टर का नाम ही ड्यूअल नेचर है, मतलब तो हमें दिख रही है कि ये तो लाइट है,
तो लाइट है मतलब वेव, और से रे तुम जो भी मानो, ओके। तो तुमने मान लिया क्या, से लाइट है तो वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओके। तो रे मानो या वेव मानो, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे बोलोगे तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। लेकिन पार्टिकल में क्या है, उसमें मैटर वेव्स है, मैटर वेव्स मतलब पार्टिकल है, जैसे कि ये है, ये अगर आगे जा रहा है इसमें से भी वेव निकल रहा है, हाँ दिखाई तो नहीं दे रहा, हाँ दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन निकल रहा है वेव, ये आगे जा रहा है तो इसमें से भी वेव निकल रहा है। और लाइट आगे जा रही है, वो तो हमें पता ही है कि वो तो वेव है ही, वो आगे डिस्कस करेंगे, अगर हुआ तो आज ही करेंगे, ओके। हाँ चलो, सो ये समझ में आ गया सेकेंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, ये क्लीन कर दे रहा हूं। हाँ थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, इन द वेव पिक्चर ऑफ लाइट, मतलब यही चैप्टर की बात चल रही है। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, यही किया हमने, ओके। व्हाट डिटरमाइंस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन द फोटोन पिक्चर, हाँ देखो अब वहां का पूछा, व्हाट डिटरमाइंस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन द फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट। ये फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट वही है पार्टिकल नेचर, वो अभी हम समझेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट ही क्या है, पार्टिकल नेचर, ओके। तो उसमें क्या है, तो देखो सिंपली, फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन द फोटोन पिक्चर इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ फोटॉन्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मतलब एक टाइम में ऐसा समझो ये लाइट है और ये मेरी सरफेस है, एक सरफेस है, ये इतना मेरा सरफेस है, तो एक सेकंड में यहां से फोटॉन्स निकल रहे, अभी वेव मत बोलना, अभी हम पार्टिकल नेचर की बात कर रहे हैं। इसमें से जैसे हम बोलते थे ना कि अनपोलराइज लाइट, तो चारों डायरेक्शन में स्फीयर का सेंटर है और सभी डायरेक्शन में वेव निकल रहे हैं, वही बोला हमने। तो वैसा ही है, सभी डायरेक्शन में फोटोन निकल रहे हैं, वो वेव निकल रहे हैं को सिर्फ हमने चेंज कर दिया, फोटॉन्स निकल रहे हैं, ओके। सभी डायरेक्शन में फोटोन निकल रहे हैं। अभी ऐसा मानो, उसको थोड़ा जूम इन करो, एक फोटोन निकला, आया, टकराया, वो एक फोटोन के नीचे पीछे दूसरा फोटोन भी था ही, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, मतलब क्या, ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट है। ये तो पेड़ बना दिया, ओके। सपोज ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, ओके। उसमें से फोटॉन्स निकल रहे हैं, मतलब ये निकल रहे हैं पैकेट्स, इसे क्या बोलते हैं, पैकेट्स, ओके। तो ये पार्टिकल नेचर बोल रहे हैं इसीलिए, तो ये निकल रहे हैं। अब मैंने ये सरफेस ले ली, मेरा हाथ, एक सेकंड में यहां पर कितने टकराए, 10, 20, 100, 1 करोड़, 2 करोड़, कितने टकराए, जितने ज्यादा टकराए उतनी ज्यादा इंटेंसिटी, और जितने कम टकराए उतनी कम इंटेंसिटी, सिंपल है, ओके। सो फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन द फोटोन पिक्चर इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ फोटॉन्स क्रॉसिंग एन यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मतलब पर यूनिट टाइम में पर्टिकुलर एरिया में कितनी क्वांटिटी ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं, इंसिडेंट ही बोलो ना, भले ही रिफ्लेक्ट हो, रिफ्रैक्ट हो, कुछ भी हो, इंसिडेंट हो रहे हैं, दैट्स इट, ओके। तो एक सेकंड में कोई एक एरिया में, एरिया ही बोलेंगे ना, यहाँ कहाँ वॉल्यूम लाएंगे, ओके, क्योंकि जहां एंटर कर रहा है वहां तो एरिया ही होगा, भले ही तुम स्फीयर ले लो, लेकिन कोई फोटोन आके स्फीयर पर टकराएगा तो स्फीयर पर एक पॉइंट पर टकराएगा, तो वो पॉइंट तो एरिया ही डिनोट करेगा ना, ओके। सो वो पर्टिकुलर एरिया पर पर्टिकुलर पर सेकंड में कितने फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं, ओके, वही है हमारी इंटेंसिटी। अगर ज्यादा जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया 10 वॉट एंड 15 वॉट का बल्ब, तो 15 वॉट के बल्ब में ज्यादा फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे और 10 वॉट के बल्ब में लेस फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे ऑन द सेम सरफेस इन द सेम टाइम। डन, पक्का समझ में आ गया, ओके। तो ये हमारे सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही थे। चौथा है नहीं है, 3 ही है, ओके चलो।